नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी मीडियम का हिंदी विषय क्षितिज भाग 2 से 70वां पाठ संस्कृति। तो आज हम वह देखते हैं और इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। तो सबसे पहले हम हमारे जो लेखक हैं उनका परिचय देखते हैं। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अम्बाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवा कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है, जिनमें है भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि इनकी ये जो है सब प्रमुख कृतियाँ हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। ये जो हमारे लेखक है वो देश और विदेशों में भ्रमण करते रहे थे, वो घूमते रहे थे। तो उन्होंने उसके दरमियान जो भी अनुभव किए थे उसकी व्यापकता की और उनकी जो घूमने की व्यापकता थी, जो देखा था, तो इन सब चीज़ों ने उन्हें सृजनात्मक कार्य करने को और भी समृद्ध किया था। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। तो ये था उनका परिचय। यहाँ पर उन्होंने ये जो संस्कृति नाम से पाठ लिखा है और इसका साहित्य प्रकार है निबंध, तो उसमें उन्होंने क्या बताया है उसका पाठ प्रवेश पहले देखते हैं कि संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न संस्कृति। तो आइए हम यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता के बारे में लेखक ने जो निबंध दिया है उसका अभ्यास करते हैं। पाठ का नाम है संस्कृति। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति की। जो शब्द हम लोगों को शायद कम ही समझ में आते हैं और वह जिनका उपयोग तो होता है पर वो सबसे अधिक हमें समझ में नहीं आता है, ऐसे दो शब्द हैं हमारे सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, कि यहाँ पर इन शब्दों के लिए विशेषण हम लगाते हैं कि भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सरल हो जाता है। कि अगर कुछ करके उनके आगे विशेषण लगाकर हम उन शब्द को समझने की कोशिश करते हैं तो वह भी कैसा गलत सरल, यानी कि सही शब्द समझ में नहीं आता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं? की संस्कृति और सभ्यता क्या एक ही चीज़ है या फिर दो वस्तुएं हैं, वो हम समझ नहीं पाते हैं। यदि दो हो तो दोनों में क्या अंतर है? अगर दोनों शब्द अलग अलग है तो इसमें अंतर क्या है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें कि हम
अपने तरह से इन दोनों शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। कि हम एक कल्पना कर लेते हैं कि मानव समाज कि जब उन्होंने क्या किया था कि अग्नि की शुरुआत की थी। जिस समय ये था नहीं अग्नि, तो उस समय जिस आदमी ने ये पहले अग्नि का आविष्कार किया था, यानी कि अग्नि की इन्होंने शोध की थी, तो उस समय ये आविष्कर्ता कितना बड़ा होगा, उसका कितना बड़ा नाम होगा कि उन्होंने अग्नि की शोध की होगी। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था, या तो फिर उस समय की कल्पना कीजिए, इस समय को याद कीजिए कि जब मानव के पास क्या नहीं था, सुई और धागे का परिचय भी न था। पर जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिर को छेदकर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। कि या फिर हमें क्या सोचना है कि जिस समय हमारे पास सुई और धागा नहीं था, तो उस समय जिस मनुष्य के दिमाग में पहले बात आई होगी कि एक लोहे का टुकड़ा लेकर उसे घिसकर छोटा बनाकर उसमें एक सिरे में छेद करके फिर धागा पिरोकर दो कपड़ों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, तो ऐसा विचार जिसके भी मन में आया होगा तो वह भी कितना बड़ा उसके लिए एक आविष्कार ही रहा होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार की। इन दोनों उदाहरणों से हमें विचार करना चाहिए कि एक उदाहरण में क्या है कि सुई धागे का आविष्कार है, और दूसरे में क्या है कि एक मनुष्य के दिमाग में अग्नि जलाने का विचार आता है। तो ये जो आविष्कार है उन्होंने जो स्वीकारा है, ये क्या है कि ये हमें सोचने के लिए मजबूर करने वाली एक बात होती है कि सबसे पहले ये चीज़ें जिसके भी दिमाग में आई होगी उन्होंने बहुत ही बड़ा आविष्कार किया होगा। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति की। इस बात से हम क्या कह सकेंगे कि जिस प्रकार से सुई धागा और ये अग्नि का जो आविष्कार हुआ वो क्या है, हमारी एक व्यक्ति की संस्कृति है, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। कि अब इसमें संस्कृति और सभ्यता की बात है कि जिस समय इन चीज़ों का आविष्कार होता है तो वो हमारी क्या है, संस्कृति। और सभ्यता हम किसे कहेंगे कि जो चीज़ें जिस व्यक्ति ने बनाई है तो वह चीज़ उन्होंने क्या किया है, दूसरों के लिए उन्हें रखी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सभ्यता कहेंगे। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। कि जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी भी अधिक मात्रा में परिष्कृत मानी होगी, तो वही व्यक्ति उतना ही अधिक वैसा ही क्या, उस व्यक्ति को भी हम परिष्कृत आविष्कर्ता मानेंगे। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है। कि एक संस्कृत व्यक्ति क्या करता है कि किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उनकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। कि वह चीज़ एक व्यक्ति बनाता है, पर क्या होता है कि वही चीज़ उनकी संतान के लिए, उनकी पीढ़ी के लिए क्या हो जाता है, अनायास ही उसे प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति है वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति
सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। क्योंकि संस्कृत नहीं कहला सकता क्योंकि वह जो चीज़ है उन्हें वह अनायास ही प्राप्त हुई है, उन्होंने खुद इसका आविष्कार नहीं किया है। एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था कि उन्होंने क्या किया था कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार उन्होंने किया था। तो वह कैसा व्यक्ति था? वो संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। कि क्या हुआ कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण से वो परिचित तो है ही, उन्होंने वो बनाया है, लेकिन आज का जो विद्यार्थी है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित तो है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन परिचित नहीं है, जो आज का विद्यार्थी है उनसे। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके। कि ऐसा होने से आज हम क्या कहेंगे कि भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को क्या कहेंगे कि न्यूटन की अपेक्षा, कि न्यूटन के ऊपर से भी अधिक सभ्य भले ही हम उसे कह सकेंगे आज के विद्यार्थी को। पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते, पर जितना न्यूटन को हम संस्कृत व्यक्ति मानते हैं उतना हम आज के विद्यार्थी को नहीं कह सकेंगे। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। कि यहाँ पर क्या है कि आग के आविष्कार से क्या हुआ कि पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही है, और सुई धागे के आविष्कार में क्या है कि शीतोष्ण यानी कि गर्मी और ठंडी से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का इसमें विशेष हाथ रहा होगा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, कि अब हमें कौन सी बात पे कल्पना करनी है कि जिस आदमी का पेट भरा हुआ है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात को जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। कि एक पेट भरा जिस आदमी का पेट भरा हुआ है यानी कि वो पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर चुका है, पर वो अगर रात में खुले आसमान में सोएगा तो वो इस तरह से नहीं सो जाएगा कि उन्हें सब मिल गया है या पता है, पर वो भी उनके मन में और भी जानने की इच्छा होगी, तो वो रात को आसमान में जगमगाते हुए तारों को देखेगा तो उसको केवल इसीलिए नींद नहीं आती है क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है, उन्हें इसके बारे में जानने की इच्छा होती है। तो यहाँ पर पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी हम नहीं कह सकते हैं। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। कि मानव के पास सभी कुछ है, शरीर ढकने के लिए भी है, पेट भरने के लिए भी है, फिर भी वह आदमी निठल्ला यानी कि बिना काम किए हुए वो ऐसे ही नहीं बैठा है, उनके मन के अंदर और भी जानने की इच्छा होती रहती है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है। कि हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश ऐसे आदमियों से मिला है जो हमेशा नए बातें जानने की इच्छा रखते हैं, जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला है। ऐसा ही नहीं है, पर हमें उनका ऐसा कुछ हिस्सा जो मनुष्यों से यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति हुए, जानने की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति है, उनसे भी ये हमें मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर
न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही परम पुरस्कर्ता था। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता है कि हमें भौतिक प्रेरणा मिलती है और ज्ञानेप्सा यानी कि जानने की इच्छा रखने वाले, ये दो ही क्या हमारे संस्कृति के माता पिता है। दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है कि वो संस्कृत व्यक्ति क्या है कि वो दूसरों के लिए अपने मुंह में यानी कि अपने खुद को जो मिल रहा है वो दूसरों के लिए छोड़ देना पसंद करता है। क्या वो हमारे माता पिता है? उसकी यह बात क्यों और कैसे सूझती है कि उन्हें ऐसी बातें कैसे सूझती है। रोगी बच्चों को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वह आखिर ऐसा क्यों करती है। सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। तो ये सब बातें इनके बारे में हम क्या कहेंगे कि ये हमारी संस्कृति है या सभ्यता। वह आखिर ऐसा क्यों करता था। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसीलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती करती मानवता सुख से रह सके। कि इन सब ने क्या किया है कि अपने आने वाले समय के जो उनके सभी लोग हैं तो इन सबों ने क्या किया है कि दूसरों के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन खर्च कर दिया है। एक माँ होती है जो अपने बच्चे के लिए पूरी रात की नींद वो उनके ऊपर खर्च कर देती है और लेनिन क्या करता है कि वो खुद न खाकर दूसरों का पेट भरने के लिए उन्हें दे देता है। तो ये सब जो हमारे मानव सभ्यता के जो लोग हैं तो उन्होंने अपनी मानवता इस तरह से दिखाई है कि वो दूसरे लोग खुश रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो ये योग्यता वह सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है और जो योग्यता किसी मानवता से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। तो कुल मिलाकर यह सब क्या कहा है लेखक ने कि हमारी जो ये संस्कृति है मानव संस्कृति वह हमारी योग्यता सुई धागे के आविष्कार से भी कराती है वो भी हमारी संस्कृति है और तारों की जानकारी कराती है वह भी संस्कृति कहलाएगी। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है कि यहाँ पर महामानव से सर्वस्व त्याग यानी पूरा सिद्धार्थ जो है वो अपना सर्वस्व छोड़कर अपने घर का सुख छोड़कर दूसरों की खुशी के लिए उन्होंने सब त्याग दिया था। तो वह भी हमारी क्या कहलाएगी, वह हमारी संस्कृति ही कहलाएगी। और सभ्यता हम किसे कहेंगे? सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। कि सभ्यता हम किसे कहेंगे कि हमारी जो संस्कृति है उसका जो परिणाम आता है उसे हम क्या कहेंगे? संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता ही कहलाएगी। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहे या असंस्कृति। की हम इन सब चीज़ों के साधनों का आविष्कार कराती है तो उसे हम संस्कृति कहेंगे या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। तो इन सब बातों में संस्कृति, असंस्कृति और सभ्यता या असभ्यता, तो ये जो विनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम सभ्यता कहेंगे या असभ्यता। इसके ऊपर हमें विचार करना है कि संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता जो है वो टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। कि अगर क्या होगा कि यदि कल्याण की भावना से हमारा जो नाता है वो टूट जाएगा तो वो हमारी क्या कहलाएगी? असंस्कृति कहलाएगी। और ऐसी संस्कृति का
अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? अगर ये संस्कृति अवश्यंभावी के अवश्य ही संभावी परिणाम आएगा तो वह असभ्यता से अतिरिक्त और दूसरा क्या कहला सकता है? संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है कि संस्कृति के नाम से हमें जिस कूड़ करकट के ढेर का बोध होता है, यानी कि खराब और सही कार्यों का हमें बोध होता है, वह संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता कि हमारा जो संसार है वह हर पल यहाँ पर क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। तो वह संसार में ऐसे परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर हम बैठ नहीं सकते हैं। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की ज़रूरत है। कि मानव ने क्या किया है कि जब भी उन्होंने प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य के दर्शन किए हैं तो उसने कोई भी वस्तु क्या की है? नहीं देखी है कि जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने दलबंदियों की ज़रूरत पड़ी है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है कि मानव संस्कृति जो है उन्हें हम अविभाज्य यानी कि उनका हम विभाजन नहीं कर सकते। वो कैसी है? एक पूरी एक संस्कृति है। वो कैसी है? एक ही भावना में बंधी है। उन्हें हम अलग अलग भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। कि इसमें जितना भी अंश कैसा है? कल्याण कार्य करने के लिए है वह उसे हम अकल्याण की अपेक्षा कि उनके द्वारा हम किसी का अकल्याण नहीं कर सकते हैं और अगर हम वह अकल्याणकारी करेंगे तो वो श्रेष्ठ नहीं पर स्थायी ही होगा। तो यहाँ पर ये पाठ जो है वो पूरा होता है। आपको इसका अभ्यास करना है और यहाँ पर दिए गए जो प्रश्न है उनके उत्तर भी लिखने हैं और साथ में ही यहाँ पर इसकी शब्द संपदा दी गई है तो उसका भी आपको अभ्यास करके उन्हें भी लिखना है।